नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं मिस्टर प्रकाश और आप सभी मित्रों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये जो CDP की सीरीज आपके सामने आ रही है, यहाँ पर 1000+ MCQ आपको सॉल्व कराए जाएंगे और किसी न किसी टेट एग्जाम से लिए गए क्वेश्चन ही आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे मित्रों। तो रीट एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने बहुत ही अच्छे तरीके से विश्लेषण करते हुए हर एक क्वेश्चन का हम निचोड़ निकालते हुए आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बिल्कुल एकाग्रचित होकर बैठेगा और आप इस सीरीज का आनंद लेवें। अगर वास्तव में आपको पढ़ना है तो बिल्कुल आधे घंटे इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए आप हर रोज़। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन सीरीज सामने ये साबित होने वाली है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम सिद्धांत का नहीं है। क्या पूछा गया है? अधिगम का सिद्धांत का नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने लर्निंग थ्योरी नहीं दी है। ठीक है, तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, एरिक एरिक्सन, B.F. स्किनर, इवान पत्रोविच पावला। ठीक है, तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, इन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया था, लर्निंग थ्योरी दी थी। बिल्कुल शानदार तरीके से हम पढ़ते चले जाएंगे। एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे, अगर एक बार में समझ में नहीं आता 2 बार पढ़ेंगे, क्योंकि बार बार पढ़ने से क्या होता है, किसी चीज़ को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनता है कि कोई बच्चा अगर बार बार किसी चीज़ को पढ़ता है तो उसका कारण क्या है, क्योंकि वो बच्चा उस लाइन को, उसके भावार्थ को समझने की कोशिश करता है, तो बार बार हम तभी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये है कि एक अधिगम का सिद्धांतकार कौन सा नहीं है। तो थॉर्नडाइक मोदी कौन है? इन्होंने लर्निंग थ्योरी दी है और B.F. स्किनर ने दी है, इवान पत्रोविच पावला ने दी है। ठीक है, आप सभी मित्र जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, और उससे हम क्या बोलते हैं? परिवर्तन और भूल का बोलते हैं। अब संयोजनवाद का सिद्धांत भी किसने दिया था? थॉर्नडाइक मोदी ने ही दिया था। ठीक है, और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, तो इन्होंने तो अधिगम का सिद्धांत दिया था, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर हमारा। B.F. स्किनर इन्होंने दिया था, इवान पत्रोविच पावला इन्होंने भी दिया था। ठीक है, तो जो एरिक्सन लिखा है आपके सामने, इरिक एरिक्सन है इनका नाम, तो इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो इन्होंने लर्निंग से संबंधित कोई थ्योरी नहीं दी थी, इनकी जो थ्योरी थी वो पर्सनैलिटी से संबंधित थी। ठीक है, इन्होंने पूरे जीवन की 8 अवस्थाएं बताई थी व्यक्तित्व से संबंधित। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है मित्रों। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको लगते हैं कि बहुत बड़ा है, आपको समझ में नहीं आएगा, पर मित्रों ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो हम उसको समझ लेंगे। ठीक है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी बच्चे को हम अधिगम में भागीदारी अदा करनी है, मतलब बच्चे को अधिगम में इंक्लूड करना है, तो उससे क्या करेंगे? या तो हम पुरस्कार दे रहे हैं या फिर बार बार उसे दंड देंगे। मतलब बच्चे से कार्य करवाने के लिए हम उसे दंडित करेंगे या फिर कोई पुरस्कार देंगे, तो इससे बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ता है? क्या बच्चे की आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है? क्या आपको लगता है पुरस्कार देने से, बच्चे को पीटने से, बच्चे को डांटने से उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ेगी? तो ऐसी कोई बात नहीं, ये तो गलत ऑप्शन है। ठीक है, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मुझे बताइए कि हम बच्चे को डांटेंगे तो उस लक्ष्य को हम मद्देनजर नहीं रखेंगे, उसकी निपुणता पर ध्यान देने के प्रोत्साहित करेगा। क्या बच्चे की निपुणता आ सकती है क्या? मुझे बताइए। अगर आपको बर्डन, आप पर बर्डन डाल दिया जाए, आप पर दबाव डाल दिया जाए और कहा जाए कि आप इस काम को करो, तो आपकी निपुणता उसमें कभी भी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है और बाहरी विप्रेरणा कम होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत है और ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। इसमें कहा गया है कि अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम हो जाती है जब हम बच्चे को हम ये कह देते हैं कि कल अगर आप इसको याद करके नहीं आए तो कल आपको 10 डंडे पड़ेंगे, है ना, कल आपको डांट पड़ेगी अगर आप नहीं आए तो, हाँ, और ये काम आपको करना ही पड़ेगा, ये चॉकलेट लो और वहाँ तक दौड़ के आओ। तो ये क्या हुआ? बच्चे की जो स्वाभाविक रुचि है, बच्चे की जो अपनी स्वयं की एनर्जी है, बच्चे का स्वायत्ततापूर्ण व्यवहार है ना, वो कभी भी सामने नहीं आ पाएगा। उसकी जिज्ञासा है, उसके जानने की जो इच्छा है, वो कहीं ना कहीं उस दबाव में दब जाएगी और वो स्वतंत्र होकर कार्य नहीं करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अधिगम गतिविधि में भागीदारी करने के लिए कोई पुरस्कार और दंड का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चे की जो स्वाभाविक रुचि है और जो जिज्ञासा बिल्कुल कम हो जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है आपका। ठीक है, आई थिंक बहुत ही बेहतर समझ पा रहे होंगे आप। और ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है मित्रों। इस क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। देखो, बच्चे को क्या करना है? संकेत देना।
ठीक है, मतलब कोई हिंट दे देना, ठीक है, संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर उसे सहायता प्रदान करना, आवश्यकता पड़ने पर उसे सहायता प्रदान करना। तो इसमें से किसका उदाहरण है? क्या अनुबंधन का है, मॉडलिंग का है, प्रबलन का है, फिर फिर ढांचा का है? तो मित्रों यह है ढांचे का। किसका है? ढांचे का, मतलब जिसे इसका फोल्डिंग कहा जाता है। किसने कहा था? ये ब्रूनो ने दिया था। ये जो संप्रत्यय है ढांचे का मतलब इसके फोल्डिंग है। किसने दिया था? ब्रूनो ने दिया था, ठीक है। मतलब क्षणिक सहायता कर देना। क्या कर देना? क्षणिक सहायता कर देना। अगर कोई बच्चा जोड़ वाक्य सीख रहा है तो उसके कहीं ना कहीं उससे अगर जोड़ करने में दिक्कत आ रही तो हम उसकी थोड़ी सी सहायता कर दें ताकि बच्चा अपना उद्देश्य, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाए। तो ये क्या होता है? इसकी फोल्डिंग होती है। क्या होती है? बच्चे की बाधा को थोड़ा सा दूर करना, बस थोड़ा हिंट मात्रा दे देना। क्या होता है? ये इसके फोल्डिंग होती है, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा मित्रों। ओके, किसने दिया था? ब्रूनो ने दिया था। जो इसके फोल्डिंग का जो संप्रत्यय है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, किसने दिया था? ब्रूनो और मोदी ने दिया था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपका। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय अधिगम का लाभ नहीं है? देखो सक्रिय अधिगम हो रहा है, उसका लाभ कौन सा नहीं? तीन तो इसमें लाभ होंगे। सक्रिय अधिगम यानी क्या? सार्थक अधिगम। सार्थक अधिगम यानी क्या? कि जो भी चीज़ सीखा है वो स्थायी, अपेक्षाकृत अनअपेक्षाकृत स्थायी, और प्रशिक्षण से या फिर अनुभव से सीखा है, व्यवहार में ऐसा परिवर्तन हुआ है जो सक्रिय रूप से लिया है, उसका लाभ क्या नहीं हो सकता? तो सहयोगात्मक कौशल का विकास करना, ये है कि नहीं है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। गृह कार्य, होमवर्क, क्या ये कोई लाभ है सक्रिय अधिगम का? या फिर आलोचनात्मक सोच को बेहतर बनाना, या फिर जोखिम लेने को प्रोत्साहित करना? तो सहयोगात्मक कौशल विकसित होना सक्रिय अधिगम का लाभ है, बिल्कुल है मित्रों, ठीक है। पर यहाँ पर जो गृह कार्य उसका कोई इससे संबंध नहीं है। गृह कार्य बच्चा कर लेगा तो जरूरी है उसमें वहाँ पर सक्रिय अधिगम उसको हो, नहीं हो ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब वो बात नहीं है। बट अगर आपको पूछ ली जाए कि गृह कार्य क्यों दिया जाता है तो इसका आपका आंसर ये होगा कि बच्चों में सार्थक अधिगम को या फिर अधिगम विस्तार को बढ़ावा देने के लिए गृह कार्य दिया जाता है। क्या? अधिगम विस्तार, बिल्कुल साथियों आपके सामने ये बिल्कुल नया नाम हो सकता है, अधिगम विस्तार। ये मैंने लिखा है आपके सामने, अधिगम विस्तार को बढ़ावा देने के लिए गृह कार्य दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है कि जो चीज़ आज हमने पढ़ी है उससे आगे बच्चा स्वयं कुछ सोच सके, कुछ चिंतन कर सके, कुछ कल्पना कर सके, इसलिए होमवर्क दिया जाता है, ठीक है। आलोचनात्मक सोच को बेहतर बनाना, तो ये भी ऑप्शन सही है। जोखिम लेने को प्रोत्साहित करना, मतलब जोखिम लेने को, ये नहीं रिस्क नहीं, मतलब बहादुरी का काम नहीं, किसी ऐसे चुनौतीपूर्ण कार्य को करने के लिए बच्चा सक्रिय हो सके। मतलब अधिगम में अगर कोई वो मैथ पढ़ रहा है या फिर मैथ को मिला रहा है कोई क्वेश्चन, तो एक जटिल संक्रिया को हल करने में बच्चा उत्सुक हो जाए, है ना, तो प्रोत्साहित हो जाए, ये चीज़ होती है इसमें। ये वो आप सीरियस मत लेना इस चीज़ को, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। गृह कार्य से संबंधित यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो सक्रिय अधिगम का लाभ ये नहीं होता, ठीक है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, देखिए आप, शास्त्रीय अनुकूलन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इसका मतलब क्या है? शास्त्रीय अनुमान से हमारा मतलब क्या है, इसका मेन मीनिंग क्या है, वो हमें देखना है और निकालना है, ठीक है। एक उत्तेजना एक प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता प्राप्त करती है जो मूल रूप से एक और उत्तेजना द्वारा प्रोत्साहित की जाती है, ठीक है। और सेकंड है, एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता खो देती है जो मूल रूप से एक और उत्तेजना द्वारा प्रोत्साहित की जाती है। हाँ, और सी ऑप्शन है, नकारात्मक रूप से मजबूत करने वाली उत्तेजना के कारण स्वैच्छिक प्रतिक्रिया खो जाती है। तो ये सब ऑप्शन बिल्कुल गलत हुआ, ठीक है। एक स्वैच्छिक प्रतिक्रिया के बाद एक मजबूत उत्तेजना होती है, तो बिल्कुल ये चीज़ सही है। स्वैच्छिक प्रतिक्रिया उसके बाद में एक मजबूत उत्तेजना होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन साथियों डी बिल्कुल राइट, जो कौन सा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है मित्रों, थॉर्नडाइक सिद्धांत डैश के रूप में जाना जाता है। जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है साथियों, मैंने अभी आपको बताया था कि प्रयास में त्रुटि, प्रयत्न बोल का बोल देते हैं, ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया है। तो ये जो सिद्धांत है इसको किसके रूप में जाना जाता है? क्या व्यवहारवाद के रूप में जाना जाता है, व्यवहारिकता के रूप में जाना जाता है, संरचनावाद के रूप में जाना जाता है, या फिर संयोजनवाद के रूप में जाना जाता है? तो मित्रों इसको जाना जाता है संयोजनवाद के, मतलब संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। ओके, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे पर संयोजनवाद के रूप में इनके सिद्धांत को जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है मित्रों।
अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है साथियों, ये क्वेश्चन बोल रहा है अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, ये पूछा गया जो अल्बर्ट बांडुरा है उनके सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत उन्होंने दिया था उसमें है ना, उसके अनुसार इन्होंने कौन सी जो तथ्य है या फिर फैक्ट है ये कौन सा सही है। खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक है, या फिर बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग का मुख्य तरीका है बच्चों को सिखाने के लिए। इन्होंने क्या कहा था कि समाज में बच्चा रहकर वहाँ पर अनुकरण के जरिए बच्चा सीखता है। ठीक है, या फिर ऑप्शन सी है अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब ऐसी चीज़ों हमारे को समझ में नहीं आई और हम बच्चों को बता दें तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो वास्तव में बच्चे उसको गेन नहीं कर सके तो वो क्या हो सकता है, बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, या फिर ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। ठीक है, तो अल्बर्ट बांडुरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है उसका अकॉर्डिंग ये बात है कि बच्चे सीखते हैं तो अनुकरण से सीखते हैं, प्रतिरूपण मॉडलिंग यानी किसी को आदर्श मानते हुए किसी का अनुकरण करते हुए सीख लेते हैं। ठीक है, कि जैसे कि आप बाइक चला रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं आपको देखेगा किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है ये फला व्यक्ति, तो इसी की तरह मैं चलाऊंगा, मैं भी इसी की तरह व्यवहार करूंगा। ठीक है भाई, अब एक कॉन्सेप्ट आता है आपको पता हो तो एनसीएफ ने भी कहा है कि विद्यालय में जो मूल्य की अगर स्थापना करनी है आपको तो व्याख्या देकर नहीं है, व्याख्यान देकर नहीं है, मतलब भाषण देकर कोई काम नहीं करवाना बच्चों से, हम एक माहौल क्रिएट करके उन मूल्यों की स्थापना बच्चों में करेंगे। तो यही बात यहाँ पर लागू होती है मित्रों। ठीक है, मतलब अनुकरण से बच्चे सीख लेते हैं, मॉडलिंग यानी प्रतिरूपण से बच्चे सीख सकते हैं, ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा का कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये सिद्धांत बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, इस एक दो वर्ड के ऊपर ही आपका डिपेंड होता है पूरा सिद्धांत, आप उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है मित्रों। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। क्या होती है कि बच्चों को जो अधिगम है उससे सुगम बनाना है, मतलब अच्छा बनाना है, और अध्यापकों को अच्छे कक्षाई परिवेश मतलब वातावरण को अच्छा बनाना है ना। तो भाई गुरुजी क्या काम करते हैं, अच्छी परिस्थिति पैदा करते हैं, तो इसके लिए कौन सा कथन सही है, इसमें से कौन से काम को हम बढ़ावा दें ताकि ये जो हमारा परिवेश है वो अच्छा हो सके, सुगम हो सके, सरल हो सके, जो अधिगम है वो इस तरह हो सके। ठीक है, तो बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति दे, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अध्यापकों के अनुसार कार्य करे तो ये चीज़ गलत है, बच्चों के अनुसार कार्य किया जाए या फिर अध्यापक का सकारात्मक रुख। अब ए, सी और डी इन तीनों में से आपको एक उपयुक्त आंसर चूज करना है। ठीक है, तो अध्यापक का सकारात्मक रुख होगा तो बच्चे के अगर कोई प्रयास हो तो उन्हें स्वीकृति प्रदान की जाएगी। ठीक है, और अध्यापक का अगर सकारात्मक रुख होगा तो बच्चों के अनुसार ही कार्य किया जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है मित्रों। कौन सा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, ये हरियाणा टेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी ऐसे बच्चे जो सृजनशील है, जो कुछ नई क्रिएटिविटी कर लेते हैं, है ना, किसी चीज़ का सृजन यानी किसी चीज़ का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, काफ़ी जो अपनी मेहनत के बाद में सफलता हासिल कर लेते हैं, तो सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब असत्य है। ठीक है, तो सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल सही है। सृजनशील बालक साहसी नहीं होते हैं, क्या सृजनशील बालक साहसी नहीं होते हैं। साहसी यानी किसी कार्य को करने में पहले अपनी मतलब ये कहते हैं कि पहले मैं काम कर सकता हूँ, ये मैं करूँगा, उनमें ये भावना होती है नहीं होती है, तो ये चीज़ हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये जिज्ञासु होते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के बालक होते हैं, सृजनशील बालक होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं। बहिर्मुखी यानी हर प्रकार की जो उनके सामने अगर कोई परिस्थिति आई उसको हैंडल करने की ये एक समायोजन स्थापित करने की भूमिका रखते हैं, उनमें ये मतलब क्वालिटी होती है। ठीक है, तो सृजनशील बालक साहसी होते हैं, इसमें ये कोई दो राय नहीं है कि बच्चे साहसी नहीं हो, तो ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि सृजनशील बालक साहसी नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करेंगे और अपने मित्रों के साथ साझा करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं अगले। ठीक है, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषताएं होती है। प्रतिभाशाली बालक, है ना, टर्मन ने क्या कहा था कि 140+ IQ वाले बच्चे कौन होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। कौन होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं।
तो हम देखते हैं प्रतिभाशाली बालक में कौन सी विशेषता होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धि लब्धि 130 से ऊपर होती है, बिल्कुल सही। इनका विस्तृत शब्दकोश होता है, मतलब जो शब्द भंडार होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। कहने का मतलब यह वह हुआ कि ये जो कोई बात करते हैं तो उसके अंदर अगर अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकें, ये उनका क्या होता है, शब्द भंडार होता है। ठीक है, अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं बिल्कुल। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विशेषताएं प्रतिभाशाली बालकों की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, गिफ्टेड यानी मेधावी बच्चे, मेधावी होने का लक्षण है क्या है? अभिव्यक्ति में निवृत्ता, जिज्ञासा, वाचलता या फिर अति सक्रियता। अति सक्रियता मतलब बहुत ज़्यादा सक्रिय रहना, हर हर काम में ये वो बहुत ज़्यादा करते हैं ना किसी कोई बच्चा, तो ये होना। या फिर वाचालता है, ज़्यादा बोलने वाला, जिज्ञासा ने किसी चीज़ को और जानने की जिज्ञासा उनमें प्रवृत्ति होना। ठीक है, अभिव्यक्ति में नव्यता, फर्स्ट ऑप्शन है ये जो बोल रहा है कि अभिव्यक्ति में नव्यता मतलब बोलने में नवाचार है ना, मतलब समय के साथ परिवर्तन हो जाना, संदर्भ के साथ बात करना है ना, जैसी परिस्थिति उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल पाना, ये अभिव्यक्ति में नव्यता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए और ये वाला मतलब ये किस में 1 और 2, ये ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। कौन सा? ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट है आपका। ठीक है मित्रों, ये लीजिएगा यहाँ पर मतलब अभिव्यक्ति में नव्यता और जिज्ञासा होती है गिफ्टेड बच्चों में 140+ वाला में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह होते हैं जो बुद्धिमान होते हैं, जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो सृजनशील बालक होते हैं क्या? जो पार्श्व यानी लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छे हो, या फिर परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हो, या फिर ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण हो। तो सृजनशील बालक कौन से हो सकते हैं इसमें से हमें ये देखना है। ठीक है, तो हम यहाँ से चलते हैं। ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण हो मतलब वो कोई ना कोई ड्राइंग कर लेते हैं, अच्छी पेंटिंग कर लेते हैं, अच्छी चित्रकारी कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सृजनशील बालक है। या फिर परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करते हो, तो क्या जरूरी है वो सृजनशील बालक हो? या फिर पास हो लेटर चिंतन मतलब ऐसी वो लकीर को नहीं ठोकने वाले बच्चे हैं, है ना। इसका मतलब क्या? पास चिंतन मतलब क्या कि इसी लकीर को ठोकने वाले बच्चे नहीं है, वो अपनी समस्या का समाधान बहुत ही अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं तरीके से निकाल लेते हैं। मतलब एक समस्या है तो उसका ये नहीं कि ये सॉल्यूशन होगा, नहीं, इसका सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार का चिंतन हो, है ना, उनमें इस प्रकार की योग्यता हो कि एक समस्या का समाधान बहुत अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा छात्रों आपका। यहाँ पर सृजनशील बालक वो होते हैं जिनमें पार्श्व चिंतन होता है, जो समस्या समाधान में अच्छे होते हैं। मतलब कोई भी जीवन से संबंधित समस्या हो या फिर और कोई किसी के सामने समस्या हो तो उसका समाधान अच्छे तरीके से कर सके, तो वो सृजनशील बालक होते हैं, सृजनात्मक बालक होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है आपका। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन हम आपके सामने देखते हैं, इस प्रकार हैं। तो मित्रों ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये लो क्वेश्चन, आपके कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? ठीक है, हर कक्षा में ऐसा होता है कि प्रतिभाशाली होते हैं, सामान्य होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं, विकलांग मतलब दिव्यांग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो अति मेधावी छात्र हैं जिनकी IQ टर्मन का अकॉर्डिंग 140+ हैं, ठीक है, उन बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे? तो जब वो चाहें तब हम पढ़ाएंगे, क्या ऐसा होता है? ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि हम औपचारिक शिक्षा की यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, कक्षा के साथ औपचारिक बात होता है जहाँ पर नियम, समय, रूल रेगुलेशन लागू होते हैं। अनौपचारिक ऐसा कुछ बंधन नहीं होता है। ठीक है, तो हम उन्हें अनौपचारिक की बात करते हैं, तो जब वो चाहे तब उन्हें पढ़ा नहीं सकते, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्कूल का टाइम टेबल फिक्स होता है और पीरियड भी फिक्स होते हैं, तो ऐसा तो इसमें होता नहीं है। ठीक है, कक्षा के साथ में पढ़ाएंगे तो हाँ, समावेशी क्या बात करती है कि कक्षा में साथ में सभी को पढ़ाएंगे। पर सी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा या फिर उच्च कक्षा के साथ। देखो, उच्च कक्षा के साथ नहीं पढ़ाएंगे, हम उन्हें किससे पढ़ाएंगे? समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा हम उन्हें अध्ययन करवाएंगे। ऐसे कुछ कार्यक्रम गतिविधि करवाएंगे जहां पर उनके लेवल की गतिविधियां हो, उनको भागीदारी अदा करने की हम महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त करवाएं उनको। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ताकि उनका जो विकास है वो बाधित ना हो, उनका सर्वांगीण विकास भी हो सके। ठीक है, देखो हाँ, समावेशी बात करती है कि हर एक बच्चे को साथ में लेकर चलना चाहिए, पर इनकी जो मेधावीपन है ये तो भाई अच्छी बात है, तो इसके लिए अलग कुछ कार्य करने पड़ेंगे, तो वो क्या हो जाता है? समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी नहीं यहाँ पर, तो सी बिल्कुल राइट होगा मित्रों। अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है आपको और आपके सामने इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। ठीक है, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थी
विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए जाते हैं कि जो बच्चे विद्यालय से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जो विद्यालय को छोड़ देते हैं आधी अधूरी कक्षाओं में, उनके लिए जो सरकारी संगठन होते हैं उनके द्वारा बहुत ही विभिन्न उपाय किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है, मतलब उसका जो कौन सा कारण है जो संस्था से जुड़ा है जहाँ पर बच्चा पढ़ता है ना, जिसके कारण बच्चा विद्यालय छोड़ देते हैं। ऐसा कौन सा कारण है जिससे बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं, और कारण किससे रिलेटेड होना चाहिए, उस विद्यालय परिवेश से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि बच्चों से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील नहीं होना, कि बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार करना है वहाँ के अध्यापक ये नहीं जानते। क्या ऑप्शन ए होगा, या फिर ऑप्शन बी आपके सामने इस प्रकार है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पनात्मक पाठ्यचर्या का नहीं होना। मतलब ऐसे बात है कि वहाँ का जो पाठ्यचर्या है उसको बच्चे स्वीकार नहीं कर पाते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो उसको नहीं समझ पाते, उनके दिमाग में वो चीज़ नहीं आती है, तो उनके लिए अलग कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। हाँ, ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए सी ऑप्शन कहता है कि विद्यालय में सांपट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना, ये तो नहीं है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, कि वहाँ पर विद्यालय होगा तो ये तो सांपट तो आवश्यक रूप से होगा और ये भी उनके लिए व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो अध्यापकों को युक्त योग्यता बल नहीं होना या फिर उन्हें कम आय देना, तो ये उनकी दिक्कत है भाई, अध्यापकों के बच्चों की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है साथियों, ये बोल रहा है कि अगर वहाँ का जो पाठ्यचर्या है, पाठ्यक्रम में बच्चे उससे अगर स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए अलग से विकल्प होना चाहिए कि आप अगर मैथ को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते, नहीं पढ़ पाते, तो आपके लिए ये ऑप्शन अलग है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। मैथ का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आपको समझने की कोशिश करनी है कि अगर बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आती, उसका अगर उसकी रुख अच्छा नहीं है तो उसके लिए उसकी जो इच्छा है वो उसके पाठ्यक्रम उसे पाठ्यचर्या उपलब्ध करवाया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर राइट है मित्रों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा डेस के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा है जो कहती है सबको साथ लेकर चलो, सभी को समान अवसर प्रदान करवाओ। देखो मैंने आपको आंसर भी बोल दिया, बट आपको आंसर बताना है कि कौन सा ए ऑप्शन राइट होगा। मतलब समावेशी शिक्षा है ना, इंक्लूसिव वो जो एजुकेशन है वो किस पर जोर देती है, कौन सी थ्योरी पर डिपेंड है, वो सामाजिक संतुलन पर है, समता एवं समान अवसर पर है, सामाजिक अस्तित्व और वैश्वीकरण पर आधारित है, या फिर विश्व बंधुता पर आधारित है। तो मित्रों समावेशी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो समता एवं समान अवसर उपलब्ध करवाने पर आधारित है। मतलब सभी समान हो। ठीक है, अगर कोई समान नहीं है, कोई एक यहाँ पर है कोई यहाँ पर, तो इसको समान अवसर प्रदान किया जाए ताकि वो भी यहाँ आ सके और सबका जो वो इस तरह वो समान हो सके। ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश करना कि एक बच्चा यहाँ पर है, ठीक है, और एक यहाँ पर है। अब ये तो इससे अभी समता नहीं है इनमें। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लाने के लिए उससे समान अवसर दिए जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है एक कक्षा के अंदर विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं, 140 प्लस भी होते हैं, 100 भी होते हैं और 40 भी होते हैं। मतलब प्रतिभाशाली भी होते हैं, सामान्य भी होते हैं, मंदबुद्धि भी होते हैं, अति पिछड़े भी होते हैं, पिछड़े भी होते हैं। ठीक है, तो उनको समान अवसर प्रदान करना जो अपने साथियों के साथ में आ सके, उनका सामाजिक संतुलन है ना, वो बहुत अच्छा हो सके। तो क्या मतलब हुआ कि समता और समान अवसर उनको प्राप्त होने चाहिए। ये समावेशी शिक्षा कहती है कि दिव्यांग बच्चा भी अपने आप को दिव्यांग ना समझे, उसकी जो भावनाएं है वो कहीं ना कहीं कुंठित ना हो, इसके लिए समावेशी शिक्षा को लागू किया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा मित्रों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, परामर्श का उद्देश्य है क्या उद्देश्य होता है परामर्श का? बच्चों को समझना। क्या बच्चों को समझना परामर्श का उद्देश्य है? तो हो सकता है आप किसी चीज़ से परामर्श करते हो तो बच्चे की जो अभिव्यक्ति है उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बच्चे के हाव भाव, ढंग, बोलचाल, है ना, भाषा विचार है, सब उसको हम समझ रहे हैं। तो ये बच्चे को समझना हमारी बात हो सकती है, बिल्कुल सही हो सकता है। बच्चे की कमियों के कारण का जानना यानी कि निदान करना, बिल्कुल कोई कमी है बच्चे में तो उसका निदान करना, हम उसको जान रहे तो ये हो सकता है कि बच्चा अपनी बात कहते हुए उसका कहीं ना कहीं उसकी कमी का पता चल जाए तो उसका निदान हो सके। फिर निदान हो जाए तो हम उसका क्या कर देंगे, उपचार कर देंगे, मतलब उपचारात्मक शिक्षण लागू कर देंगे। ठीक है, तो ये भी हो सकता है परामर्श से। और बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना। अगर मान लीजिए कोई नया बच्चा स्कूल में आया और वो अपने आप को ना समायोजित नहीं कर पा रहा है,
असमायोजित महसूस कर रहा है तो हम उससे उस बच्चे के साथ बातचीत करेंगे, परामर्श करेंगे, तो बच्चे का क्या हो जाएगा कि वाह ये गुरुजी अच्छे हैं, इनके साथ मेरा मेल मिलाप हो रहा है, ये मुझसे बात करते हैं, मेरे फ्रेंडली व्यवहार है, तो बच्चे का समायोजन में कहीं की सहायता प्रदान हो सकती है। तो बिल्कुल सभी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है मित्रों। आपको क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने की पूरी कोशिश करनी है, बिल्कुल क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएंगे। ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डर किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डर होता है ना, वो किन के लिए शैक्षिक प्रावधान यानी पढ़ने में उनके लिए काम में लिए जा सकते हैं, है ना। तो श्रवण बाधित बच्चों के लिए, दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए, अस्थि बाधित विद्यार्थियों के लिए, फिर शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए यूपी टेट का क्वेश्चन है साथियों। तो ब्रेल लिपि आपको पता है, ब्रेल लिपि जो दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं उनके लिए की जाती है ना। तो साथियों ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल ने। और ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। मैंने जो दिवस विशेष का वीडियो आपको थोड़े दिन पहले कंप्लीट किया था, उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो मित्रों लुईस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, जहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, ये मान लीजिए कोई बोर्ड है, यहाँ पर उभरे उभरे अक्षर होते हैं, ठीक है, उभरे उभरे अक्षर होते हैं, तो बच्चे उन पर हाथ फेर फेर के उसका मतलब उसको टच कर करके उसका स्पर्श करते करते बच्चे सीखते हैं। अब टेप रिकॉर्डर का यूज कैसे करेंगे बताओ मुझे? जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं वो देख नहीं सकते, तो उनकी बाकी ज्ञानेंद्रिय काम करती है ना, जो सुन तो सकते हैं ना, तो टेप रिकॉर्डर के माध्यम से भी उनको अध्ययन उनकी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको हम सार्थक बना सकते हैं, उनके अधिगम को सार्थक बनाया जा सकता है। तो टेप रिकॉर्डर का प्रयोग कर सकते हैं, ब्रेल लिपि का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दृष्टि बाधित बच्चे हैं उनके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? ब्रेल लिपि का। अब यहाँ पर टेप रिकॉर्डर आपके लिए ऑप्शन नया हो सकता है, क्योंकि आपने कभी ये नहीं सोचा कि कोई बच्चा तो देख नहीं सकता, वो तो सुन तो सकता है, तो उसके लिए टेप रिकॉर्डर का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेट एग्जामों में। और आपको बता दो सीटेट और रीट अभी तक के जितने भी टेट हो रहे हैं उनमें सबसे सुपीरियर प्रदर्शन करने वाले टेट एग्जाम है ये। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जो प्रश्न बनाए जाते हैं बहुत ही अच्छे बनाए जाते हैं, ठीक है। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, अब क्या करना है, समावेशीकरण मतलब हर एक जो कक्षा होती है उसमें हर प्रकार के विद्यार्थियों को समान अवसर और क्षमता का जो सिद्धांत लागू करते हैं उसके लिए क्या आवश्यक होता है, ठीक है। तो क्षमता निर्माण का अभाव, या फिर अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, या फिर अलगाव होना, या फिर संवेदनशीलता का होना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्या क्या कह रहे हैं कि समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। देखो अगर हमें समावेशीकरण करना है तो वहाँ पर संवेदनशील होना जरूरी है, किसी की भावनाओं को समझना जरूरी है, ठीक है। अगर जो टीचर हैं वो भी अगर बच्चे की भावना को नहीं समझ पा रहा तो वो समावेशीकरण कैसे लागू करवाएं, समावेशी शिक्षा में वो कैसे शामिल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित बच्चा है, या फिर कोई दिव्यांग बालक है, या फिर कोई मंदबुद्धि बालक है, तो उसके साथ ऐसा व्यवहार ना करे कि उसको लगे कि मैं इन बच्चों से बिल्कुल अलग हूँ, नहीं है। तो संवेदनशील होना जरूरी हो जाएगा एक अध्यापक को समावेशी शिक्षा में, ठीक है, उसकी सफलता के लिए ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आई थिंक इन चीज़ों को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है चलो इसको थोड़ा जूम कर ही देते हैं मित्रों आपके लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए इस प्रकार से आया है, ठीक है। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि समाज में विभिन्नता है ना, समाज में विभिन्नता, और विद्यालयों को इसी विभिन्नता के प्रति संवेदनशीलता होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। देखो बात बहुत बेहतरीन कही है, बट आपको समझने की जरूरी है कि समावेशी शिक्षा का मूल आधार क्या है। तो समाज में विभिन्नता है, बिल्कुल है, और विद्यालय को इसी भिन्नता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, है ना। उसके लिए समावेशी होना आवश्यक है, बिल्कुल सही बात बोली। सेकंड ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है, तो ये तो ऑप्शन गलत है, ठीक है। और देखो पता इसमें ये क्या है कि आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, तो ये तो गलत है। और प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए, है ना। और अब देखो मतलब प्रत्येक बच्चे के लिए मानक एक समान कैसे हो सकते हैं, मानकीकृत कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें विशेष आवश्यकता और सुविधा तक उनकी पहुँच होनी चाहिए। तो देखो साथियों इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये बोल रहा है कि समाज में बहुत सारी भिन्नता है, कि कोई भी किसी भी देश में चले जाओ सामाजिक भिन्नता मिलेगी, हर व्यक्ति हर वर्ग एक समान आपको नहीं मिलेगा। तो हर एक व्यक्ति भी मतलब दो बच्चे ना
जुड़वा है तो भी उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता होती है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो विभिन्नता तो आपको हर जगह देखने को मिलेगी। तो इसी को समझते हुए विद्यालय में विभिन्नता का जो सिद्धांत वो लागू किया जाए, वहाँ पर संवेदनशील होते हुए समावेशी होने की आवश्यकता हो जाती है। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। कहने का मतलब ये हुआ कि सभी की भिन्नता को जानते हुए विद्यालय में भिन्नता होती है किसी न किसी प्रकार के। कोई बच्चे ज़्यादा समझदार होते हैं, कुछ कम समझदार होते हैं, कुछ दृष्टिबाधित हो सकते हैं। तो अति महत्वपूर्ण ये चीज़ हो गई कि उनकी भावनाओं को समझते हुए हमें संवेदनशील होना जरूरी है। ठीक है, जस्ट हमारा जो पिछला क्वेश्चन था उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है मित्रों। ये क्वेश्चन बोल रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE राइट टू एजुकेशन में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं और वो है 45 घंटे। इसमें एक बात और आ जाती है कि अगर उसके कार्य करने फिर तैयारी के घंटे अगर जोड़ लिए जाए तो फिर कितने, तो भी आंसर हो जाएगा 45। ठीक है, मतलब 45 घंटे है ना। और देखो इसमें बात आ जाती है RTE जो एक्ट था 2009 वो कब लागू हुआ था, आपको पूछ ली जाए तो आपको बताना है 1 अप्रैल 2010 से। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से। जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और क्या बात हुई थी कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या हो जाए, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के लिए, मतलब बच्चों के मौलिक अधिकार की बात कही है। और वो अधिकार एक्ट बना था, ये कौन सा अनुच्छेद बना था? 21(1) के अंदर। ठीक है, मूल्यांकन से अभिप्राय है। मूल्यांकन से अभिप्राय क्या है हमारा? स्वास्थ्य परीक्षण करना। क्या बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण करना मूल्यांकन है? छात्र की आवश्यकता का पता लगाना, बच्चे की आवश्यकता क्या है उसका पता लगाना मूल्यांकन है क्या? या फिर छात्र के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, या फिर छात्रों की बुद्धि का पता लगाना। देखो वो तो स्वास्थ्य का परीक्षण नहीं हो सकता, ये तो कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। ठीक है, और छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना ये भी नहीं है। और छात्रों की बुद्धि का पता लगाना तो बुद्धि परीक्षण होता है। तो मूल्यांकन क्या है? छात्र के अधिगम की सफलता, मतलब क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा है, सीखा क्यों नहीं है, तो ये भी चीज़ क्या हो जाती है। ये जो मूल्यांकन होता है वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट आ गए और अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन कर लेता है। ठीक है, मतलब इसमें आकलन मापन सब कुछ आ जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। शिक्षार्थियों का आत्मनियम देश की ओर संकेत करता है। मतलब बच्चों का आत्मनियम क्या है, वो किस ओर संकेत करता है। हर एक ऑप्शन को समझते हुए हम इस जो आत्मनियम का कॉन्सेप्ट है इसको समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, विद्यार्थी के व्यवहार के लिए विनियम बनाना, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम, या फिर अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता होती है, या फिर स्व अनुशासन या फिर नियंत्रण होता है, उसे हम आत्मनियम कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखो सी आपको राइट नजर आएगा। अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करना कि मैंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा है, मेरी क्या योग्यता है क्या नहीं है। ये आत्मनियम खुद के अपने प्रति बन जाता है कि वास्तव में इस एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैंने आज तक कितना सीखा है, मेरा अधिगम कितना है, मेरी समझ कितनी है, ये तो आत्मनियम हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। ये क्वेश्चन है योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है ये हमें पूछा गया। ठीक है, तो समय विषय और विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है इसका पता लगाना। समय विशेष चाहे 1 महीना हो, चाहे 2 महीने हो, चाहे 5 महीने हो, चाहे साल भर हो, विभिन्न कार्यों में एक विद्यार्थी ने, विभिन्न कार्य हो गए ना, बहुत सारी गतिविधियों में बच्चे ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया, उसका निष्पादन क्या निकला है। ठीक है, तो उसका पता लगाना। तो बिल्कुल योगात्मक मूल्यांकन यही होता है। आगे चाहे पढ़ो चाहे मत पढ़ो, है ना, बट आपको एग्जाम में पूरी चीज़ें पढ़नी है। तो मैं आपको बता दूँ, रीट 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये, है ना। ऑप्शन तो ये हमारा बिल्कुल ये यहाँ पर राइट हो गया है। ठीक है, अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। तो ये तो क्या हो जाता है, अगली इकाई से हम पहले सेकंड को पार्ट को पढ़ा रहे हैं तो उससे पहले फर्स्ट लेक्चर के बारे में हम उसका पता लगाएं कि बच्चे ने पूर्व प्रगति क्या है। तो ये तो पूर्व ज्ञान का पता लगाना होगा, या फिर इसका कहे तो ये कि निदानात्मक प्रश्न हो गया, फिर हम उसके बाद उपचार करेंगे, उसका ये हो गया। और अधिगम को सुगम बनाने के लिए ग्रेड ने प्रदान करना, तो ये चीज़ तो गलत हो जाती है। ऐसे विद्यार्थियों को पता लगाना जो साथियों के समकक्ष संप्राप्ति कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ इसके अंदर नहीं आती है। तो ऑप्शन ए है जो बिल्कुल राइट है। ये कहता है समय विशेष के अंदर विभिन्न कार्यों में बच्चों ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक, उनका निष्पादन निकालना, उसका पता लगाना क्या हो जाता है, योगात्मक मूल्यांकन हो जाता है। ठीक है, समेटिव असेसमेंट। ओके, बात करते हैं छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है।
प्रयोगात्मक दक्षता मतलब किसी चीज़ का प्रयोग कितना कर सकता है बच्चे अपने कार्य, मतलब बच्चे का जो एक बात कहे तो अनुप्रयोग, उसकी दक्षता का आंकलन यथोचित कौन सा कर सकता है? तो साक्षात्कार कर सकता है, अवलोकन कर सकता है, या फिर प्रश्नावली कर सकती है, या फिर लिखित परीक्षा कर सकती है। देखो प्रयोगात्मक दक्षता मतलब किसी कार्य को बच्चा स्वयं कितना कर पा रहा है उसका आंकलन करना है, तो उसका अवलोकन के जरिए कर सकते हैं। उस बच्चे को देखकर, उस बच्चे के कार्य करने की क्षमता को देखकर, उस बच्चे को कार्य करने के ढंग को देखकर, है ना, भाई कोई काम कर रहा है बच्चा तो उसमें जो अपने कौशलात्मक जो रूप होते हैं उसको कितना यूज कर पा रहा है, ठीक है। तो आंकलन उसका यथोचित अवलोकन से हम कर सकते हैं। साथियों, आपको सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आप जरूर प्रेस करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट इंडिया।